पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेशन इंस्पेक्टर बनने का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। कंपटीशन के रूल के हिसाब से जो भी बैटल अरीना में लास्ट तक के खड़ा रहेगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। भुइया यहाँ पे सारे लोगों के साथ फाइट करता है और एक के बाद एक करते हुए सारे लोगों को हराया जा रहा है। लेकिन तभी मिंगलोंग अपने कई सारे साथियों को भेज देता है भुइया के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन भुइया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को हरा दिया था। तो इस वजह से अब बारी आ चुकी थी मिंगलोंग की। मिंगलोंग और भुइया के बीच में फाइनल फाइट स्टार्ट हो जाती। अगर भुइया यहाँ पे मिंगलोंग को हरा दे तो यहाँ का कंपटीशन जीत जाएगा। शुरुआत में तो भुइया बहुत ही अच्छे से टक्कर देता है उस मिंगलोंग को, लेकिन तभी मिंगलोंग ने अपनी थंडर बॉडी का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा थंडर की पावर आ गई होती है और वो यहाँ पे भुइया से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भुइया ने उस मिंगलोंग से लड़ने के लिए अपनी बीस्ट बॉडी को समन कर लिया था, जिस वजह से वो मंकी किंग की तरह दिखाई दे रहा था और उसकी मदद से वो यहाँ पे मिंगलोंग को खूब मारता है। उसकी पावर वहाँ पे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसी वजह से मिंगलोंग जो था वो ठीक तरह से भुइया से फाइट नहीं कर पाता। फिर भी मिंगलोंग यहाँ पे हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं था। वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी थंडर पावर की मदद से भुइया के ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहता है तू जितना अपने नए नए टेक्निक को दिखा रहा है ना, उतना ही तुझसे फाइट करने में मजा आ रहा है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी आज जान लेके रहूंगा। और जितने भी लोग यहाँ पे बैटल देखने के लिए आए हुए थे वो लोग कहने लग जाते हैं भुइया तो सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे है, फिर भी वो यहाँ पे मिंगलोंग को इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे रहा है। हमें तो नहीं लगता भुइया इतने कम लेवल पे होगा, वो बहुत ही ज्यादा आगे होगा, लेकिन वो अपनी कल्टीवेशन को छुपाया करता होगा, वरना मिंगलोंग को इस तरह की टक्कर देने की ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। इतने कम लेवल पे होने के बाद भी दोनों का बैटल बहुत ही ज्यादा भयंकर चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देखते ही देखते वो जो मिंगलोंग था वो ज्यादा ताकतवर दिखाई देने लगता है। तो फिर सारे डिसाइपल कह रहे थे ये फाइट इतनी ज्यादा भयंकर हो गई है कि इस फाइट को एल्डर से कह के रुकवानी होगी, वरना ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। जानली भी यहाँ पे एकदम ज्यादा घबरा जाती है। वो यहाँ पे एल्डर को देखते हुए कहती है जाओ ना आप यहाँ पे भुइया को बचाओ, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि वह तो सुप्रीम प्रोटेक्टर की पावर की मदद से अभी भी वहीं पे स्टॉप खड़ी थी। वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी, लेकिन भुइया और मिंगलोंग तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो लोग यहाँ पे जान दे देंगे, लेकिन वो लोग हार नहीं मानने वाले थे। तो मिंगलोंग भुइया से कहता है बस बहुत हो गया, इतनी ज्यादा तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, तू सीधा का सीधा अपनी हार मान ले, क्योंकि मैं तुझे आज मार ही डालूंगा। फिर उसके बाद वो घसीट के एक थंडर पंच मार देता है भुइया के ऊपर, जिस वजह से भुइया वहाँ से दूर जाके फेंका जाता है। लेकिन फिर भी भुइया यहाँ पे हिम्मत नहीं हारता। मिंगलोंग यहाँ पे वापस से एक और खतरनाक थंडर वाला अटैक भुइया के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन भुइया के सब्र का बांध टूट गया था। बस बहुत हो गया, जब से मैं इसके अटैक को देखे जा रहा हूँ अब मेरी बारी है इसके ऊपर खतरनाक अटैक करने की, एक ही अटैक में मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन भुइया जैसे यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है कि वहाँ पे उसकी बहुत ही भयंकर वाली ड्रैगन स्पिरिट आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और ये स्पिरिट बनी थी उसी के ऑरा के साथ। और भुइया यहाँ पर अपनी स्पिरिट का और अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों की पावर को वो एक साथ मर्ज कर चुका था। और जैसे उन दोनों को मर्ज करने के बाद वो एक घसीट के अटैक मार क्या देता है उस मिंगलोंग को कि मिंगलोंग उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी, अब वो मौत के कगार पे पहुंच चुका होता है। जैसा कि भुइया ने कहा था एक अटैक में वो उसे मार डालेगा, सच में मिंगलोंग एक ही अटैक में मरने के कगार पे पहुंच गया। तो फिर मिंगलोंग कह रहा था मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत और मैं इतना कल्टीवेशन में आगे बढ़ा और मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहा, लेकिन सब कुछ इस तरीके से खत्म हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बुरी तरीके से खत्म होगा, शायद मैं ही कमजोर था। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ पे मर जाता और उसकी बॉडी भी यहाँ से गायब हो चुकी थी। आखिरकार भुइया ने अपने सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया था और सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि भुइया ने तो कमाल ही कर दी, वो तो ये कंपटीशन जीत चुका है, उसने मिंगलोंग को हरा दी जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था। सभी लोग यहाँ पे तो खुश थे, लेकिन सुप्रीम प्रोटेक्टर के साथ जो एल्डर आया हुआ था असल में वो शायद होता है मिंगलोंग का दादा। वो कह रहा था मेरे पोते मैं तेरी जान का बदला ना इस भुइया की जान से लूंगा, मैं इस भुइया को छोड़ूंगा नहीं। इस भुइया ने मेरे पोते की
जान ली है। फिर वो भी यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए भुइया के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाला था। ये अटैक भुइया को लग पाता कि तभी बीच में दूसरे वाले एल्डर आ जाते हैं जो कि कंपटीशन करवा रहे थे। वो यहाँ पे उस एल्डर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर तब तक ये अटैक भुइया की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन ये अटैक भुइया को यहाँ पे लग पाता कि इससे पहले ही सेक्ट के लीडर वहाँ पे आ चुके थे, जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के अटैक को रोक दिया था। और मिनलोंग का जो दादा था उसका नाम होता है एल्डर सीतू। वो यहाँ पे आने के बाद कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेबल की फाइट में एल्डर बीच में क्यों आ रहे हैं। लेकिन एल्डर सीतू जो था वो एल्डर से कहने लग जाता है, आपको मेरी बात सुननी होगी। भुइया ने क्या किया आपको पता है, इसने मेरे पोते की जान ले ली। इस भुइया के पास इतनी खतरनाक तरह की इविल टेक्निक, एक खुद को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसने गलत टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो इसके लिए उसको यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके यहाँ से इसे बाहर निकाल दो, ताकि मेरे पोते की आत्मा को शांति मिल सके। यही रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो लीडर जो था वो यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्टर से कहता है, तुम बताओ, तुम भी यही सोचती हो कि भुइया को यहाँ पे जान से मार दिया जाए। तो सुप्रीम प्रोटेक्टर कहती है, देखिए भुइया एक बहुत ही खतरनाक डीमन है और किसी को नहीं पता था कि उसके पास इस तरह की टेक्निक होगी। वो खुद को किसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आगे चल के इसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया तो क्या पता कि आगे चलकर ये हमारे किसी एल्डर को उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले ले। तो अगर ऐसे इंसान को पहले ही मार दिया जाए तो आगे के लिए हमें आसानी हो जाएगी, तो आगे चल के हमारे ऊपर खतरा नहीं बनेगा। मैं भी वही बोल दूंगी कि भुइया को जान से मार दिया जाए। तो लीडर यहाँ पे भुइया से कह रहा था, भुइया तुम्हें पता है ना ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर लगा हुआ सही है। तो फिर भुइया कहता है, इन लोगों का कहना तो सही है लेकिन बताने का तरीका गलत है। मैंने जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल किया इस मिनलोंग की वजह से किया, जबकि इसने खुद शुरुआत में इसी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो सिर्फ उसका जवाब दिया, ना कि कोई गलती की। पर फिर भी आप जो मुझे सजा देना चाहते हैं मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लीडर कहता है, अरे यार तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुमने एक शैतान को मारा जो कि असल में मिनलोंग था। उसको मारने के बाद तो लोगों को खुश होना चाहिए, तुम यहाँ पे खुश होने की बजाय उदास हो रहे हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसी खुशी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आज से ही मैं तुम्हें अपना खास डिसेबल बनाता हूँ। तुम किसी मास्टर के डिसेबल नहीं बल्कि मेरे डिसेबल बनोगे। और ये सुन भुइया की खुशी 4 गुना हो जाती। वो ये सुन के एकदम हैरान रह चुका था, एल्डर ने मुझे ये क्या ऑफर दे दिया। वो तुरंत उनके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर आपका डिसेबल आपको रिस्पेक्ट पेश करता है, मेरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कीजिए। भुइया को तो यहाँ पे मजा ही आ गया, एल्डर ने उसे अपना खास डिसेबल बना लिया। ये चीज देख कर वो जो सुप्रीम प्रोटेक्टर और एल्डर सीतू था वहाँ से भागने लग जाते कि कहीं लीडर उनके ऊपर ही ना बरसने लगे। तो लीडर उनसे कहता है, कहाँ भाग रहे हो, वहीं रुक जाओ, मैंने तुमसे कहा यहाँ से जाने के लिए, तुम लोग जा क्यों रहे हो। एल्डर सीतू मुझे तुमसे कुछ खास काम है और तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हें पता है माउंटेन के अंदर जो कई सारे बीस्ट बहुत ही ज्यादा भड़के हुए थे, इसकी जानकारी निकालने के लिए मैंने यानली को भेजा हुआ था। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आखिरकार उस बीस्ट के साथ हुआ क्या था। आपको पता है इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था। एल्डर सीतू वो तुम ही थे। ये सुनकर सीतू घबरा जाता है। तो एल्डर सीतू वहाँ पे कहने लगता है, नहीं एल्डर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और आपको जो खबर मिली है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। मैं तो शरीफ एल्डर हूँ, मैं तो लोगों का भला ही सोचता हूँ, तो मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ। आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए, मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पे मास्टर मुंह जो था वो एंट्री मार लेता है। वो भुइया से कहता है, भुइया लगता है मैंने आने में थोड़ी सी देरी कर, तुम्हारी कमाल की पावर तो मैं देख ही नहीं पाई, क्या कमाल का बैटल लड़ा तुमने। तो इसके बाद मास्टर भुइया को बॉटल दिखाता, जो बॉटल असल में भुइया को मिली बीस्ट से फाइट करने के दौरान। और मास्टर मुंह जो था वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को बताना शुरू कर देता कि आप लोगों को पता है कि इस बॉटल के अंदर क्या है। इस बॉटल के अंदर एक ऐसी दवा है जिसकी मदद से अगर किसी बीस्ट को दवा दे दी जाए ना तो बीस्ट पागल हो जाएगा और ऐसा पागल होगा वो अपने सामने किसी को भी नहीं देखेगा और वो सबकी जान ले लेगा। और माउंटेन के ऊपर जितने भी बीस्ट भड़के हुए थे वो लोगों की जान ले रहे थे ना, जो कि आगे चलकर हमारे सेक्ट के लिए भी खतरा बन सकते थे। उनको इन्हीं दवा की वजह से भड़काया गया था ताकि वो सभी पर हमला कर सके। और आप लोगों को पता है ये दवा मुझे बहुत सारी मिली और कहाँ मिली है, एल्डर सीतू के घर पर। मैं तब से इसी चीज की जानकारी निकाल रहा कि आखिरकार इन सब के पीछे था कौन। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि एल्डर सीतू ने ही उन बीस्ट को भड़काया ताकि आगे चलकर वो बीस्ट हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर दे, जिस वजह से कई सारे लोगों की जान जा सकती है। एल्डर सीतू का कुछ बड़ा ही प्लान था उस बीस्ट के साथ, तो इसी वजह से उसके घर में इतनी ज्यादा दवाइयाँ मिली। तो लीडर वहाँ पे एल्डर सीतू से कहता है, क्यों क्या हुआ, अब और भी कुछ कहना बाकी या फिर सजा देने की तैयारी शुरू की जाए। तो
यहाँ पे जो सुप्रीम प्रोटेक्टर थी वो यहाँ पे लीडर से कह रही थी, देखिए लीडर, किसी के कहने से ना कोई बात सच नहीं हो जाती। क्या पता मास्टर मुंह जो है वो झूठ कह रहा हो सकता है उसी ने दवा वगैरह एल्डर सीतू के घर पे रख दिया हो ताकि उनको फंसाया जा सके। ऐसा थोड़ी ना कि बाहर से देखी हुई चीज सच होती। हमें इस मामले की और अच्छे से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। लेकिन लीडर बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ, वो यहाँ पे कहना शुरू कर देता है, तुम्हें पता है ये दवाइयाँ जिनकी मदद से बीस्ट को कंट्रोल किया जाता है ये कहाँ से आती है? और इसको बनाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है जो कि दाऊ सेक्ट के अंदर रहता है। शायद मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि दाऊ सेक्ट से हमारी कितनी बड़ी दुश्मनी है। उस दाऊ सेक्ट वालों के साथ ही एल्डर सीतू ने हाथ मिलाया हुआ है, तभी इसके पास दाऊ सेक्ट वालों ने उस बीस्ट को कंट्रोल करने वाली दवा दी और एक हमारे सेक्ट का एल्डर हमारे दुश्मन सेक्ट के जाकर मिलता है और तुम बोल रही हो और अच्छे से मामले की जानकारी निकालो। और तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम यहाँ पर एल्डर सीतू का साथ दे रही हो और उस दाऊ सेक्ट का साथ दे रही हो और मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। इस वजह से वो जो लीडर था सुप्रीम प्रोटेक्टर को वहाँ से भगा देता, लेकिन एल्डर सीतू को वो काल कोठरी में डाल देता है और दूसरे एल्डर को जिम्मेदारी दे देता है और अच्छे से इस मामले की जानकारी निकाली। अगर ये चीज कंफर्म होती है एल्डर सीतू दाऊ सेक्ट के साथ मिला हुआ है तो शायद ही एल्डर सीतू इस दुनिया में जिंदा बचेगा। एल्डर सीतू तो काफी ज्यादा घबरा चुका, जितने गलत इरादे के साथ वो यहाँ पे आया हुआ था सब कुछ उसके ऊपर ही हो गया। इसके बाद लीडर जो था वो यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है, भैया देखो तुमने जो भी किया, तुमने जो मिंग लॉन्ग को मारा वो तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने ना खुद किसी डीमन में ट्रांसफॉर्म किया था और ये टेक्निक हर इंसान के काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो भैया भी अपने लीडर से कहने लग जाता है, मास्टर आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा और मैं आपको कभी निराश होने नहीं दूंगा। उसके बाद भैया जो था वो यहाँ पर रात को अपने अंकल के कब्र के पास आता है और वहाँ पे आने के बाद अपने अंकल से कह रहा होता है, अंकल आपको पता है मैं कुछ टाइम के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ। मैं कितने टाइम से यहाँ पर आपके साथ अकेला रहा करता था, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर चले गए। ना जाने दोबारा मैं कितने दिनों बाद यहाँ पे वापस आ पाऊंगा। मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा याद आती। मैं तो आपको साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन उम्मीद है आप हमेशा मेरे सपनों में आकर मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगर आपका साथ हो तो मैं हर चीज में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। इसके बाद भैया वहाँ पे कुछ टाइम और गुजारता है और सुबह होते ही वो अपने गांव के लिए जा चुका था, जो कि असल में डोंग के यवान किंगडम है। भैया वहीं पे पला बढ़ा था बचपन में, वो अपने गांव की तरफ जा रहा था। तो फिर यहाँ पे मिंग लॉन्ग जो होती है वो यहाँ पे भैया से कहती है, भैया तुम यहाँ से कैसे जा रहे हो? तुमने तो अपने अंकल को ठीक से गुड बाय भी नहीं कहा। तो भैया कहता है, नहीं, गुड बाय कहने से ना और भी ज्यादा इमोशंस आ से जाते। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इनसे दोबारा मिलने नहीं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा ना तो फिर इनको गुड बाय क्यों कहूँ। भैया जैसे ही वहाँ से जा रहा था कि वहाँ पे यानली और मास्टर मुंह दोनों वहाँ पे आकर पहुँच जाते हैं और यानली के पास किसी तरह का एक था जो कि भैया को देते हुए कहती है, इसको अपने पास रखो, उम्मीद है कि ये चीज तुम्हारे सफर में काम आएंगी। तुम हमारे गॉड सेक्ट के डिसाइपल बनकर जा रहे हो, कुछ न कुछ तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट था। और मास्टर मुंह यहाँ पे भैया से कहने लग जाते हैं, देख ब्रो, मैं तो चाहता था कि मैं तेरे को थोड़े से पैसे दे दूं जो कि तेरे सफर में काम आएंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो अपनी सारी की सारी सेविंग्स तो लड़कियों के ऊपर उड़ा चुका हूँ। मेरी जेब पूरी तरीके से खाली, मुझे प्लीज माफ कर देना, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। तो फिर भैया कहता है, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, तुमने पहले ही मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, तुमने जितनी मेरी हेल्प की वो ही मेरे लिए बहुत है। भैया जैसे ही वहाँ से जाने वाला था कि तभी मैंक वहाँ पे पहुँच जाती, जो कि किसी बैग में भरकर बहुत ही सारा सामान लेकर आई हुई। वो यहाँ पर भैया के पास आते हुए कहती है, भैया ये लो, इसके अंदर बहुत ही सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं जो कि हम दोनों बाजार में खरीदने गए थे, मैंने तो पूरा दुकान ही खरीद लिया, जाओ इसको रास्ते में खाते रहना और थोड़े बहुत अपने बंदी को भी दे देना, उसका भी पेट भर जाएगा और उसकी भी थोड़ी पावर बढ़ जाएगी। ये सुनकर जानली भी बहुत उदास हो जाती है कि भैया की एक बंदी हुई और ऐसा लग रहा था जानली भैया को पसंद करने लगी थी और भैया की कोई पहले से बंदी, ये सुनकर उसको बुरा लग गया। तो फिर भैया मैंग से कहता है, अरे यार तुम ये क्या कह रही हो, मेरी कौन सी बंदी आ गई, वो तो मेरी बहन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं मास्टर मुंह जैसा ठरकी बंदा हूँ जो कि लड़कियों के साथ घूमता रहूंगा और लड़कियों पे खर्चे करूंगा? मैं वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। और ये बात सुनकर जो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जानली भी खुश हो चुकी थी, चलो जो मैंने गलतफहमी पाल रखी थी वैसा कुछ था नहीं। जैसे भैया वहाँ से जा ही रहा था तो मास्टर मुंह जो होता वो उससे कहता, रुक जाओ, एक छोटा सा गिफ्ट मेरे पास है तुम्हारे लिए, तुम्हें वहाँ पर अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए
अपने स्पिरिचुअल वर्ड को समन कर लेना है ताकि ये वर्ड भुइया के उस डोंगवान किंगडम में लेके जाए। वो भुइया से कहता है तुम्हें पैसे तो नहीं दे पाया लेकिन तुम्हें वर्ड ही ले जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। इसके बाद भुइया सभी का शुक्रिया करता है और वो कहता है मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और ये जो छोटा मोटा मैटर उसको सुलझाने के बाद मैं दोबारा से वापस आऊंगा। तो सभी कहते हैं तुम्हें इस सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक है, तो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छी चीजें वहाँ से जरूर लेके आ जाना। जिसके बाद भुइया वहाँ पर उस वर्ड पे सवार होके जा चुका था और कहने लग जाता है डोंगक्वान किंगडम में आ रहा हूँ क्योंकि बहुत पुराने हिसाब किताब तुमसे पूरा करने हैं और उनको मैं अब पूरा करके ही जाऊंगा। इसके बाद हम डोंगक्वान किंगडम का सीन देखते हैं। यहाँ पे भुइया आ रहा है, वहाँ पे एक समारोह चल रहा था महल के अंदर क्योंकि महल में शायद किसी नए लीडर को राजगद्दी पे बैठाया गया है, तो उसी के सम्मान में सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और सभी रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते। काफी धूमधाम से यहाँ पे सम्मान समारोह किया जा रहा था और जो भी ताजपोशी का काम होता है वो सभी यहाँ पे करवाया जा रहा होता है। सारे लोग यहाँ पे तो खुश थे और जब सम्मान समारोह पूरा हो जाता है तो शाम के टाइम पे कुछ गाँव के जो लोग थे आपस में बातें कर रहे थे। लगता है ना अब हमारे डोंगक्वान किंगडम का जो लीडर है वो हमारे इस किंगडम को आसमान की बुलंदियों पे लेके जाएगा और जितने भी हम लोगों की परेशानी है वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और लोगों को आराम से जीने का मौका मिलेगा और सुकून की जिंदगी सभी लोग गुजार पाएंगे और सबकी परेशानियों की खत्म होने का टाइम आ चुका है, अच्छे दिन आने वाले। लेकिन वहीं पे एक बंदा भी जो कि सड़क पे बैठा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा शराब पिया हुआ था, देखकर तो वो थोड़ा शराबी लग रहा था। वो यहाँ पे उन बंदों से कहता है गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, इन लोगों को दिखाई नहीं देता जो नया लीडर बना है वो कितना घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी लोग उसका ही सपोर्ट कर रहे हैं। उस लीडर ने किस तरह की पट्टी बांध दी इन लोगों की आंखों में, ये जो किंगडम है वो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे आ चुका है और सारे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वो बंदा यहाँ पर कहता है तू है कौन, तू यहाँ पे हमारे नए एम्परर और एम्प्रेस के बारे में ऐसे कुछ कैसे कह सकता है, वो तो अभी हमारा नया एम्परर बना है, एम्परर युआन हाउ। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है और वो अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनकी देखभाल करना वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। तो फिर शराबी आदमी कहता है बहादुर सपने में भी एक नंबर का घटिया और कायर इंसान है, धोखे से उसने एम्परर की पोजीशन हासिल की जो कि उसके लायक भी नहीं था। तुम लोगों को पता है मार्शल मू का जो प्रिंसेस यू था वो कितना अच्छा इंसान था, कितना बहादुर इंसान था, वो जाकर लड़ाइयाँ लड़ता था युआन किंगडम के लिए, कई सारे दुश्मनों को उन लोगों ने मिलकर हराया। मेन रीजन प्रिंस यू ही था, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन तुम्हारे इस एम्परर युआन हाउ उसने उसको जान से मार दिया, उसको गद्दार बताते। इस प्रिंसेस युआन हाउ ने दुश्मनों का साथ दिया लेकिन इस युआन हाउ ने उसको जान से मार दिया, उसको गद्दार बताते हुए प्रिंस यू ने दुश्मनों का साथ दिया है। जबकि प्रिंस यू यहाँ पर युआन हाउ की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था और ऐसे इंसान को तुम लोग कह रहे हो कि वो आगे चल के तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारा जीना आसान कर देगा, कभी भी नहीं। वो तुम लोगों को पल पल तड़पाएगा, तुम लोगों की जिंदगी अब मौत की तरफ आने वाली है। मुझे ये सारी चीजें इसलिए पता है क्योंकि मैं प्रिंस यू का खास सोल्जर हूँ, उनके साथ समय बिताया मैंने, उनके साथ में दिन रात रहा हूँ। अगर प्रिंस यू यहाँ के नए एम्परर बनते ना तो ये डोंगक्वान किंगडम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। ये तभी वहाँ पे कुछ सिपाही आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई जो कि हमारे एम्परर युआन हाउ के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, और लगता है तुम्हें युआन हाउ के पास ही ले जाना पड़ेगा, वही अब तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। इसके बाद वो लोग उस बेचारे बंदे को मारते हुए वहाँ से लेके जाने लगते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भुइया जो था उसके मिन लॉन्ग के साथ काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। भुइया ने खुद के बीस्ट फॉर्म को समन कर लिया था जिसकी मदद से वो मिन लॉन्ग को बहुत ही मारता है। वो उसको इतना मारता है कि मिन लॉन्ग की जान जा चुकी थी। भुइया के सारे दुश्मन यहाँ पे तो खत्म हो चुके थे, लेकिन जब पनिशमेंट देने की बारी आती है तो सुप्रीम प्रोटेक्टर और उसके साथ आया हुआ था वो एल्डर भुइया को जान से मारने के लिए कोशिश करने के लिए, लेकिन लीडर ने वहाँ पर भुइया को बचा लिया था और अब वो सुप्रीम प्रोटेक्टर और उसके साथ वाले एल्डर को दोनों को काफी भयानक पनिशमेंट दे देता है। जिसके बाद भुइया जो था अपने गांव जाने के लिए निकल चुका था जहाँ पे भुइया का जन्म हुआ था और जहाँ पे उसने बचपन गुजारा था। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हिसाब किताब बाकी है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भुइया जो था एक होटल के अंदर बैठा हुआ था और यहाँ पे आने के बाद जितने भी होटल में बंदे थे वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने सुना हमारे जो नए एम्परर है युआन हाउ उनका छोटा भाई जिसका नाम चैन है वो आज ही आया है और ऐसा कहा जाता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एम्परर युआन हाउ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस सेक्ट के अंदर चलेगी किसकी, युआन हाउ की चलेगी या फिर उसके छोटे भाई, क्योंकि छोटा भाई ज्यादा पावरफुल, ज्यादा तो उसकी चलनी चाहिए। तो वहीं पे बैठा बैठा भुइया जो था वो सारी
की सारी बातें यहाँ सुन रहा था। वो वहाँ पे मास्क लगाए हुए था तो उसको कोई भी पहचान नहीं पाता, इसलिए बड़े आराम से भैया यहाँ पे चाय पीते हुए ऐसे रख कहाँ से जा चुका था। तो वहीं हम महल का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी भी समारोह चल रहा था, क्योंकि नया नया एम्परर जो बना था युआन हाउ, तो उसके लिए समारोह का आयोजन किया गया। बहुत ही सारे लोग आए हुए थे जहाँ पर उस युआन हाउ को रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, लेकिन युआन हाउ को देख के लगता है ये तो लीडर बनने के लायक ही नहीं, एकदम भद्दा सा मोटू सा बंदा होता है। वो एक नंबर का डरपोक इंसान जो कि छोटी छोटी बात से डर जा रहा था, और इस तरह के घटिया इंसान जहाँ का नया लीडर बना दिया गया तो इसे साफ साफ पता चल रहा कि ये धोखे से यहाँ का लीडर बना। वो कहता है मैंने सुना है किसी ने यहाँ पे मेरी बेइज्जती, मेरे बारे में बहुत ही बुरा भला कहा, तो उसको घसीट के लाओ मेरे सामने, मैं भी तो देखूं वो मेरे सामने मेरे को बुरा भला कह सकता है या फिर नहीं। मेरा समारोह आज उसने खराब करने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो यहाँ पे अच्छा खासा समारोह चला रहा और वो कहाँ से उठ के आ गया, तो इसलिए सोल्जर्स तो उसी शराबी आदमी को पकड़ के लाते जिसको हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा। युआन हाउ यहाँ पे शराबी से कहने लग जाता है पता तू क्या बोल रहा था मेरे बारे में, बहुत बेइज्जती कर रहा था ना मेरी, मैं वही बातें तेरे मुँह से फिर से सुनना चाहता हूँ, और अगर तेरे पास हिम्मत है तो बोल के दिखा। तो वो शराबी जो था वो पूरे गुस्से के साथ युआन हाउ से कहने लगता है तुमने होली लाइटनिंग टावर बना, जिसको बनाने में तुमने हमारे महल के जो कि लोगों की कमाई थी, जो कि मेहनत की कमाई थी, सबको तुमने ऐसे ही लुटा दी, तो उसी की वजह से तुमने लोगों को उनकी मेहनत के कमाई के बदले में पैसे भी नहीं दिए, इसका हिसाब कौन देगा। और ये सारे लोग जो भूखे मर रहे हैं ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने प्रिंसेस जीसा को भी यहाँ से भगा दी जो कि बहुत अच्छी इंसान थी, तुमने बिना मतलब के हजारों सोल्जर्स को जहाँ से दूसरी जगह पे लड़ने के लिए भेज दिया, और क्या हुआ नतीजा, सब के सब सोल्जर्स की जान चली गई। तुमने ज्यादा पावरफुल लोगों के सामने कमजोर सोल्जर को भेजा ताकि तुम अपने सोल्जर्स को मरता हुआ देख सको, इसका हिसाब कौन देगा, कौन सोल्जर्स की आत्मा को शांति दिलाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम तो एम्परर बनने के लायक भी नहीं हो, तुम खटिया मोटे और भद्दे से इंसान, क्या कभी तुम हमारे डोंगियन किंगडम के लोगों के सामने अपनी शक्ल दिखा पाओगे, किस मुँह से जाओगे उनके सामने, जो लोग मर गए उनकी आत्मा को कभी मरने के बाद देख पाओगे, उसके एंसेस्टर को क्या जवाब दो, नहीं है ना कोई जवाब तुम्हारे, तुमने सब खत्म कर दिया, तुमने इतने मासूम लोगों की जान ले ली, तुमने सबके पैसे लूट ली खुद एम्परर बनने के लिए, तुम चाहे मेरी जान क्यों ना ले लो तब भी मैं यहाँ पे आखिरी दम तक कहता रहूंगा तुम झूठे और मक्का और गद्दार लोग। जो सुनकर युआन हाउ जो था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है, वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई वो भी मेरे सामने इस तरह से बात करने की। वो अपने सोल्जर्स से कहता है सोल्जर्स इसका सर धड़ से अलग कर दो, इस वजह से जितने भी सोल्जर है वो सभी यहाँ पे शराबी को मारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मार क्या पाते कि उससे पहले वहाँ चैन आ चुका जो कि युआन हाउ का छोटा भाई था, और यही काफी ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पे आने के बाद शराबी की जान को बचा लेता। युआन हाउ जो था वो अपने छोटे भाई को देखकर कहता है अरे मेरे छोटे भाई इमोर्टल कल्टीवेट, तुम यहाँ पे इसको क्यों बचा रहे हो, तुम्हें पता है ना इसने मेरे बारे में कितना बुरा भला कहा और तुम सबके बारे में इसने बुरा भला कहा है, ऐसे इंसान को जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है, इसको तो मर जाना चाहिए। लेकिन जो चैन था यहाँ पे कहने लग जाता है नहीं रुक जाओ, आज खुशी का माहौल है, इतने अच्छे से समारोह किया गया तुम्हारे नए एम्परर बनने की खुशी में, तो क्या तुम सच में चाहते हो किसी अरे गहरे इंसान की वजह से तुम्हारी ये खुशी मिट्टी में मिल जाए और मातम बन जाए। इस खुशी के मौके मॉर्टल और इमोर्टल दोनों साथ में मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं, तो ऐसे इंसान को मार तुम अपनी बेइज्जती मत कर। और ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो सभी कहने लग जाते देखा कितना अच्छा इंसान है ये चैन, सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर, ये लोगों के बारे में इतना सोचता है, मॉर्टल और इमोर्टल्स के बारे में दोनों इसके लिए एक समान है। और सभी लोग यहाँ पे उस चैन की तारीफें करना शुरू कर देते, लेकिन वो जो शराबी था वो यहाँ पे युआन हाउ से कहने लग जाता है तेरा जो सपोर्ट है ना चैन, जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा उछल रहा है, अगर ये नहीं होता ना तो तू कब का यहाँ पे बन गया होता, हम सब मिलकर ही तुझे मार देते। हम चैन की वजह से रुक जाते हैं कि उसके पास पावर काफी ज्यादा। युआन हाउ अपने भाई से कहने लग जाता है देखा देखा इसको, ये कितनी गंदी जुबान से बोल रहा है, ये सिर्फ बोलता रहता है, इसने तो तुम्हारी भी बेइज्जती कर दी, और ऐसे इसकी बेइज्जती तुम सुनते रहोगे, मुझे जिंदा नहीं चाहिए, इसको मार डाल। तो चैन भी कहने लग जाता है जैसे मोर्टल इंसान से ना मुझे बहस करके कोई मतलब नहीं, हम तो चुटकियां बजाते हुए तेरी जान ले सकता, मैंने तो तेरी एक बार जान बचाई है, कम से कम उसका शुक्रिया तो बोल दे। लेकिन शराबी तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, वो कहता है तुम सब एक जैसे किसी गंदी नाली के कीड़े हो, तुम लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। तो ये सुनकर युआन हाउ जो था अपने
अपने एक खास चूहे को बाहर निकालता है और वो चूहे से कह रहा, बहुत ही टाइम से मैंने तुझे पाल के रखा, इसी मौके के लिए जाओ और इस शराबी को काट काट इसे दर्दनाक मौत दे दो। इसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं हो। फिर वो चूहा यहाँ उस शराबी को काट काट यहाँ पे तड़पा रहा हो। वो शराबी बस इतना कह रहा, मैं मर जाऊँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख ले मेरी आत्मा तुझे यहाँ पे बदुआ दे, तो कभी खुश नहीं रहेगा। यहाँ देख लेना, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कोई ऐसा इंसान तुम लोगों के सामने आएगा जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। तुमने बहुत मासूम लोगों की जान ली, तुमने बहुत लोगों का खून बहाया, उन सभी का हिसाब ले कोई ना कोई तो जरूर आएगा। और जब वो आएगा तो यहाँ पे तहलका मत, चाहे आज आए या फिर कल आए, चाहे 1 साल या फिर 10 साल बाद, लेकिन वो आएगा जरूर, ये मेरा वादा। जब वो आएगा तब तुम देखना कि यहाँ पे क्या होगा। फिर जुआना वो अपने चूहे से कहता, काट काट इसे और तेजी से काट, इसकी जुबान बहुत चल रही, मुझे इसको तड़पते हुए देखना, इसकी चीखे मेरे कान तक नहीं जा रहे, इसको और जोर से काट। और वो जो बेचारा शराबी वो यहाँ पे तड़प तड़प के चिल्ला रहा, क्योंकि वो चूहा कोई मामूली चूहा नहीं और इतने भयंकर तरीके वो उस शराबी को काट रहा होता है, जिस वजह से वो जो युवान आउट था जहाँ पे अपने सोल्जर से कहता है, सोल्जर्स जाओ और इस शराबी को जान से मार दो। ये बहुत बोलता, इसकी बातों से मेरे कान में दर्द हो, लेकिन जैसे सोल्जर यहाँ पे शराबी को मारने के हवाले थी, तभी यहाँ पे एक स्लैश अटैक आता, जिसकी वजह से वो जो चूहा वहीं पे मर चुका था। तो एम्परर कहता है कि इसके अंदर हिम्मत हुई जिसने मेरे चूहे को मारा, मेरा इतना प्यारा चूहा वो भी मर गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने। कि तब वहाँ पे एंट्री मारता है भैया, जो कि मास्क लगा के यहाँ पे आया हुआ। वो यहाँ पे आने के बाद कहता है, अरे यार मैंने तो चूहा ही मारा है, और अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तुझे भी मार दूंगा, इसलिए तू अपनी हद में रह। तो फिर ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते कि ये बंदा कौन आ गया यहाँ। फिर वो जो चैन वो भैया से कहता है, तू है कौन और तू हमारे महल के मामले में टांग घुसाने की कोशिश क्यों कर रहा है, तुझे पता नहीं है किसका अंजाम क्या होगा, इस शराबी की जगह तेरा भी नंबर आ सकता है। फिर भैया यहाँ पे अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताता, बल्कि वो जो उसके अंकल सून का नाम था वो वही वहाँ पे बता देता, और वो नाम सुनकर ये लोग पहचान जाते। फिर चैन जो होता है यहाँ पे कहने लग जाता है, हमें ना इस महल के अंदर ना दाऊ सेक्ट का राज चलता है, दाऊ सेक्ट का रूल्स और नियम यहाँ पे चलते हैं, और अगर ये कुछ भी करने की कोशिश करता है तो तुझे दाऊ सेक्ट के हिसाब से सजा दी जाएगी, इसलिए तू हमारी मान और दफा हो जाए, और अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन भैया जो था वो यहाँ पे कहता है, बस बहुत हो गया, दाऊ सेक्ट के रूल्स यहाँ पे चलते हैं ना, लेकिन अब नहीं चलेंगे। भैया यहाँ पे अपना नेशन इंस्पेक्टर का बैज दिखाता है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, अरे ये तो स्वर्ण सेक्ट का नेशन इंस्पेक्टर, ये यहाँ पे क्या करने के लिए है। और नेशन इंस्पेक्टर का यही काम होता है कि आसपास जो भी गलत काम हो रहे हैं, अपराध अगर हो रहे हैं तो उसको ठीक करना, क्योंकि जो नेशन इंस्पेक्टर के काम होते वो पुलिस वाले काम होते जो कि भैया के, तो इसीलिए वो अपने सामने गलत होते हुए कुछ नहीं देख सकता, चाहे उसके सामने कोई भी सेक्ट क्यों ना आ जाए। यही पोजीशन भैया को मिली थी कंपटीशन के अंदर, जो कि जीतने के फिर जो चैन था वो भैया से कहने लग जाता है, भैया तुम भरे यहाँ नेशन इंस्पेक्टर बने हो और तुम्हारे रूल यहाँ पे चलने चाहिए, लेकिन क्या तुम इस रूल के बहाने उस शराबी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार तुम उसकी जान क्यों बचाना चाहते हो। तुम्हें पता है ना ये एक अपराधी, इसने खुद ही उल्टा बोला एल्डर के बारे में। भैया तुम्हारे रूल्स तो चलने चाहिए, लेकिन क्या तुम इस रूल्स के बहाने इस अपराधी शराबी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम इसकी जान क्यों बचाना चाहते हो। तुम्हें पता है ना कि ये एक अपराधी है और इसने इतना बड़ा क्राइम किया, और अगर तुम ऐसे इंसान को बचाओगे तो तुम्हारी पुलिस बैच का मतलब क्या हुआ। तो भैया यहाँ पे कह रहा था, जरा डिटेल में बताओगे कि इस शराबी ने कौन सा अपराध किया, मुझे तो नहीं दिखाई दे कि इसने कोई भी अपराध किया है। तो फिर चैन कहने लग जाता है, इसने हमारे यानी कि मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की, जो कि इस पैलेस का एम्परर है, इसको जान से मारना पड़ेगा। अब ये शुभ काम तुम करते हो या फिर मैं ही अपने हाथों से करूं, मुझे जवाब जल्द से जल्द चाहिए। तो युवान हाउ कहने लग जाता है, हाँ सच में ये शराबी अच्छा इंसान नहीं है, इसको मरना पड़ेगा, और वो भी मामूली मौत नहीं, बल्कि ऐसी मौत इस तरह से किसी को भी ना मारा गया, इसको चीर फाड़ के लटका दे ताकि चील कौवा इसको नोच के खाए। तो फिर भैया कहने लग जाता, अच्छा तो ऐसी बात, अगर एम्परर को बेइज्जत किया जाए तो इसकी सजा मौत हो, तो जरा मैं एम्परर का जो चमचा जो कि उसका छोटा भाई उसको बेइज्जत करूँ तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। जो सुनकर चैन यहाँ पे भैया से कहता है कि तेरे कहने का मतलब क्या है, तू मुझे बेइज्जत करेगा, तू जबान संभाल के बात।
तू जानता है कि मैं कौन हूँ, और अगर तूने हाथ भी लगाया ना तो इसका मतलब साफ कि तू दाऊ सेठ से दुश्मनी ले रहा। दाऊ सेठ तुझे जिंदा नहीं छोड़े, वो तुझे जिंदा क्या छोड़े, उससे पहले मैं ही तेरा गेम बजा दूंगा, इसलिए तू मेरे बारे में कुछ भी मत कर। भैया तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एक के बाद एक करते उस चैन की बेइज्जती करते जा रहा कि तू चमचा है, तू किसी भी काम का नहीं, बस यहाँ पे ढोंग रह जाता है, वो भी अपनी पावर जो कि किसी काम की नहीं है। फिर ये सुनकर जो चैन था उसके दिमाग में आग लग जाती, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और वो भैया से कहता है जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे सामने ये मामूली स्टेशन इंस्पेक्टर टिक पाता है या फिर नहीं टिक पाता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती, लेकिन भैया एक से बढ़ के एक अटैक उस चैन के ऊपर किए जा रहा। चैन यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है तेरी अटैक देख के लगता है तेरी कल्टीवेशन लेवल बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे, और तू इतने कम लेवल पे होने के बाद मुझसे लड़ने के लिए आया, तू सीधा सीधा अपनी मौत को दावत दे रहा है, मैं तुझे बहुत मारूं। तो फिर भैया कहने लग जाता है वो तो टाइम ही बताया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर चैन जो था वो यहाँ पे किसी तरह के फॉर्मेशन बनाने के बाद भैया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और फिर भैया ने अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लिया, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के फाइट करना शुरू कर देते। ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की लग रही, लेकिन भैया जो था उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती। फाइट होता हुआ देख वो जो एम्परर था वो तो एकदम घबरा चुका, वो तो छुपने की जगह ढूंढ रहा था। अगर मैं छुप जाऊँ तो मेरी जान बच जाएगी, वैसे भी मेरे पास पावर नहीं और मेरा छोटा भाई इस भैया को संभाल लेगा। लेकिन भैया यहाँ पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता, जिस वजह से उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो सीधा का सीधा अटैक देकर मारती उस चैन को, जिस वजह से चैन की हालत खराब हो जाती और वो खून की उल्टियाँ करने लग गया। तो फिर भैया उससे कहता है तू तो बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन तेरे पास उतनी पावर है ना, तू इतना पावरफुल है नहीं कि तू इस पूरे सेक्ट के इस महल के अंदर तेरा राज चले। तो युवान जो था वो अपने भाई से कहने लग जाता है भाई जल्दी से इधर आके छुप जा, ये बंदा पागल तुझे मार डाले, और इसलिए अगर हम छिप जाते तो उसी में हमारा फायदा। लेकिन जो चैन था वो यहाँ पे कहने लग जाता है बचपन से आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी मुझे चोट लगा मेरे अंदर से खून निकालने, पर आज पहली बार मेरा खून निकला है, वो भी भैया तेरी वजह से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, मैं तुझे खून से नहला दूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए भैया के साथ फाइट करने के लिए इसके बाद वो बहुत ही भयंकर वाला अटैक रेडी कर लेता है। इस वजह से उसके अंदर सिर्फ ऑरा का बॉन्डर निकल रहा था, लेकिन वो अटैक जहाँ भैया के ऊपर वो कर क्या पाता कि इससे पहले वहाँ पे कोई दूसरा बंदा पहुँच जाता है, और अभी जो आया था उसका नाम था हाउती। असल में ये है दाऊ सेक्ट का लीडर, जिस सेक्ट का ये चैन। तो हाउतिया ने यहाँ पे आने के बाद जुआन हाउस से कह रहा होता है कि तू फिर यहाँ पे अपनी मनमानी करने लग, मैंने ही तो कितनी ज्यादा मेहनत करके तुम्हें यहाँ पे लीडर की पोजीशन दिलवाई है, और अगर तुम यहाँ पे नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें इस लीडर की पोजीशन से निकाल भी दूंगा। तो युवान भी कहने लग जाता है लीडर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, और जो आप कहेंगे ना मैं वही करूँगा, मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकता। हाउतिया ने यहाँ पे चैन से कहने लग जाता है चैन तुम्हें तुम्हारी गलती पता है, मैं तुम्हें यहाँ पे सजा देने के लिए आया हूँ। तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका ध्वज जमाते हुए कमजोरों को नीचा दिखाने की कोशिश की। क्यों तुम यहाँ पे फाइट कर रहे, तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें कहा था किसी से भी फाइट करने के लिए। फिर हाउतिया ने यहाँ पे भैया से कहने लग जाता है देखो भैया मुझे माफ कर देना, ये तो मेरा डिसिपल है, लेकिन गलती तो इसी से हुई है, मेरी जिम्मेदारी इसको डिसिप्लिन सिखा, लेकिन मैं वो सिखा नहीं पाया, और मैं माफी के तौर पे तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देना चाहता। फिर वो किसी तरह का बोतल भैया को दे देता है, और उसको देते हुए कहता है उम्मीद है तुम इसे लेने के बाद यहाँ पे ये सब वापस से भुला दोगे, और उसके बाद तुम चैन को माफ कर दोगे, और वो आगे से किसी से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। तो फिर भैया गुस्से में कहता है अगर ऐसा इसने दोबारा करने की कोशिश की या फिर सोचा तो फिर बहुत ही बुरा हो। तो हाउतियान कहता है अगर इसने दोबारा से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा तो मैं इसे घसीटते हुए खुद ही तुम्हारे कदमों में लेके आऊंगा और तुम्हारे सामने लाके झुका दूंगा, तब तो तुम खुश हो जाओगे ना, और उसके बाद तुमको जो इसको सजा देना वो दे देना। और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे वो लोग कहने लग जाते एल्डर हाउतियान तो है ही इतने ज्यादा कमाल कि उनके सामने किसी की भी नहीं चल, वो इंसाफ की बात बोलते। देखो उन्होंने यहाँ पे इंसाफ ही दिलाया, और साथ ही साथ वो जो हाउतियान था यहाँ पर एक पालकी रखी हुई, उसके अंदर एक लड़की मौजूद, उससे कह रहा होता कि आपने जो पिल बनाने के लिए कहा था वो पिल काफी हद तक रिफाइन हो चुकी है, और थोड़े टाइम के अंदर वो पिल लाके आपको दे दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ का टाइम लेता है, और 1 मंथ के अंदर वो पिल आपके हाथों में लाके दे दूंगा, आप
उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले। तो वो लड़की कहने लग जाती है, बिल्कुल हाउती, तुम जैसा कहोगे मैं उस चीज को फॉलो करूंगी, मैं तुम्हारी बातें कैसे टाल सकती। जब वो तब तुम मुझे लाके दे दे। फिर वो जो लड़की थी वो यहाँ पे भैया से कहने लग जाती, तुम बड़े दूर से आए हो यहाँ, वैसे भी आज समारोह था, आज पार्टी थी रात, तो तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट की, क्या तुम पार्टी में जाना चाहोगे? हम तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसके लिए मना नहीं करो। भैया को उस लड़की की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसके दिमाग में आग लग रही, क्योंकि उस लड़की के उसकी पास्ट मेमोरी जुड़ी हुई। वो अपने पास्ट को याद करने लग जाता। जब उस लड़की ने उसको इस महल से भगा दिया, फिर हम भैया को महल के अंदर देख पाते। और ये सीन कुछ टाइम पहले का था, जब भैया इसी महल के अंदर था, जिसका लीडर है युआन। तो इसका मतलब भैया जो है असल में इसी महल का प्रिंस हुआ करता था और उसके फादर होंगे यहाँ के एम्परर। लेकिन धोखेबाजी से इस युआन हाउ ने और बाकियों ने उसे महल से बाहर फेंक दिया। और वो जो शराबी सोल्जर है जिसकी वो बात कर रहा, जो पहले के प्रिंस जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, तो हो सकता है कि वो बात भैया की कर रहा था। अपना हीरो तो एक प्रिंस निकला, वो भी इसी महल का, जहाँ पे उसके दुश्मनों का राज चल रहा। तभी पालकी में उस लड़की को देखकर भैया इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगवा के उसे महल से बाहर फेंकवा दिया। और जब भैया यहाँ से जंगल से होते हुए आगे जा रहा था अपनी सजा काटने के लिए, तभी वहाँ पे उसकी जान लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन इसने खा चुका, जिसको उस लड़की ने भेजा होता, जो कि पालकी के अंदर मौजूद, ताकि वो भैया की यहाँ पे जान ले सके। भैया एकदम भड़क जाता कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते। तो उस स्नेक के अंदर से वो लड़की कहती, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को तो मार दिया इसी तरह से पॉइजन देकर, तो अब तुम्हारी बारी, इसलिए तुम अपने पेरेंट्स को जाकर कंपनी, क्या तुम जाओगे नहीं उनके पास, उनको अकेला रहने दो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ, जाओ और मौज करो। फिर उसके बाद वो जो स्नेक वो भैया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ स्वर्ण सेक्ट के जो लीडर थे वो आकर पहुँच चुके थे, जिन्होंने भैया को बचा लिया। और इसका मतलब इसी के पास से भैया को अपने स्वर्ण सेक्ट में ले गए थे, जहाँ पे भैया एक मामूली सी जिंदगी गुजार रहा था। कहाँ वो एक प्रिंस अपने फादर के मरने के बाद इस महल का अगला एम्परर बनता, लेकिन दुश्मनों ने उसकी एम्परर की पोजीशन से भगा दी और उसके पेरेंट्स को भी मार दिया और उसको महल से बाहर फेंक दिया। और भैया ने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा। वो दोबारा से उसी महल में आया है जहाँ पे उसके दुश्मनों का राज, और अब वो उन सब के सब दुश्मनों की उनकी औकात दिखाए और अपने एम्परर वाली पोजीशन और अपने प्रिंस का बदला लेगा। जिस सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो भैया था वो डॉन युआन किंगडम का प्रिंस था और उसके फादर यहाँ के एम्परर हुआ करते थे, लेकिन उसके फादर और मदर को मार कर इस युआन हाउ और बाकी यहाँ के दुश्मनों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और यहाँ से भैया को महल से बाहर निकाल दिया गया। और तब जाके उसको स्वर्ण सेक्ट वालों ने संभाला और उसको वहाँ पर रहने की जगह दी। और कई सालों की ट्रेनिंग के बाद स्वर्ण सेक्ट के अंदर भैया दोबारा से जहाँ पर अपने डोंगवान किंगडम में आया था, वो यहाँ पे आने के बाद वो अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए और जो एम्परर की पोजीशन है उसको मिलनी चाहिए ताकि वो उसको हासिल कर सके। और वो दुश्मनों की वाट लगाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के आया हुआ था ताकि बाद में वो दुश्मनों को आसानी से सबक सिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो जो पालकी के अंदर लड़की थी वो असल में एक क्वीन होती, जिसने भैया को ऑफर भी दिया था, आज शाम तुम यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि तुम हमारे एक मेहमान की तरह हो। तो भैया भी महल के अंदर रुका हुआ था जहाँ पे अच्छे से पार्टी रखी गई थी उस भैया के लिए और यहाँ पे अच्छा अच्छा खाना था और लड़कियाँ डांस कर रही थी। यहाँ पे माहौल एकदम परफेक्ट होता है और यहाँ पे युआन हाउ जो होता है वो भैया को यहाँ पे सबसे खास शराब ला के देता है जिसका नाम था मंकी वाइन। वो कहता है आपको पता है ये मंकी वाइन ना बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है और इसके टेस्ट का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लोग मरते हैं इस वाइन को पीने के लिए, तो आप हमारे मेहमान हैं तो मैं आपके लिए वाइन लेके आया हूँ। लेकिन भैया का जो बंदा था उस वाइन को पीते साथ ही उल्टी मार देता उस युआन के ऊपर। ये सबसे घटिया वाइन थी जो देखकर युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइन को घटिया बोलने के लिए। और वो अपने गार्ड से कहता है गार्ड से जाओ और इस बंदे की चमड़ी निकाल दो, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए बंदर। लेकिन भैया जो था वो यहाँ पे अपने बंदर को संभालता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सारे के सारे गार्ड्स को वहाँ से उड़ा के दूर फेंक देता है ताकि वो उसके बंदर को कुछ न कर सके। तो क्वीन जो थी यहाँ पे कहना चाहती थी बस बस बहुत हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पर। इस वजह से युआन हाउ भी रुक चुका था। वह बंदर से कहता है कि तू लो लेवल का नहीं है, मैं तुझसे फाइट नहीं करूंगा, तू भाड़ में जा। वो क्वीन यहाँ पे भैया से कहती है क्या तुम्हें पता है ये जो वाइन है ना वो हमें
हमारे एक खास मेहमान ने दिया था, जो वाइन बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, लेकिन तब भी लगता नहीं ये वाइन आपको पसंद आई है। तो इसकी वजह से वो जो क्वीन थी वो यहाँ पर कुछ हब्स और काफी कमाल कमाल की चीजें लेकर आती है। एक लड़की थी जो कि ये सारी चीजें लाके बुइया को दे रही थी, और ये देख के बुइया एकदम ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये लोग मुझे इतने हब्स वगैरह लाके क्यों दे रहे हैं, मुझे तो अभी इन सब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे हब्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। वो जो क्वीन थी वो यहाँ पे बुइया से कहती है, तुम हमारे मेहमान हो, तो तुम्हें यहाँ का ऑफर किया हुआ शराब पसंद नहीं आया तो हम तुम्हें ऐसे खाली हाथ बैठे हुए थोड़ी ना देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ हब्स को मंगवाया और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हब्स पसंद आएंगे, शराब नहीं तो यही सही, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन बुइया को तो हब्स भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसका यहाँ पे आने का इंटेंशन कुछ और ही था। उसे जानना था अपनी बहन के बारे में। जब वो महल से गया था तो इसी महल में उसकी बहन रह गई थी, वो उसी के बारे में पता करने के लिए इस महल के अंदर आया हुआ था। तो बुइया जो था वो यहाँ पे उस क्वीन से कहने लग जाता है, अब तो बहुत ही ज्यादा दयालु है, वैसे जो मंकी वाइन आपने ऑफर की है ना, और मैंने सुना ये मंकी वाइन सिर्फ एक जगह पे बनती है और उस जगह का नाम है एस्टर डिवाइन। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको वहीं के किसी बंदे ने मंकी वाइन ऑफर की होगी, क्यों मैं सच कह रहा हूँ ना। तो फिर युवान हाउ कहता है, अरे वाह क्या बढ़िया दिमाग लगाया, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये वाइन तो हमें उसी एस्टर डिवाइन किंगडम के किंग ने भेजी है, और वो भी बड़े खास मौके के लिए, क्योंकि प्रिंसेस वॉइस जो है उससे वो किंग शादी करना चाहता है, और प्रिंसेस वॉइस जो है वो हमारे महल की एक मेंबर है, तो वो उन्हीं से शादी करने के लिए जो ईस्टर्न वाइन किंगडम का किंग है बेताब हुआ जा रहा है। हमने शादी फिक्स भी करवा दी, तो इसी वजह से वो की वाइन भेजा करता है, और अगर तुमने ये वाइन नहीं पी तो तुमने क्या ही पी, तुम्हें तो ये वाइन पीनी चाहिए, बड़ा ही मजा आएगा। और ये सुनकर बुइया जो था उसके दिमाग में आग लग जाती है, क्योंकि प्रिंसेस वही जो है वो कोई और नहीं बल्कि बुइया की बहन है, और ये लोग उसी की बहन की शादी उस एस्टर डिवाइन किंगडम के किंग से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। तो बुइया यहाँ पे कहने लग जाता है, ये जो सेक्ट है हमारा, ये तो हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलता है, लोगों की मदद करता था और गलत लोगों का साथ कभी नहीं देता था। तो आपको पता ही है ना ये जो एस्टर डिवाइन किंगडम वो लोग किस तरह के कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल इवल टेक्निक है उन लोगों की, और उन लोगों को किसी पे दया दिखाना तो आता ही नहीं, बस लोगों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जगह पे प्रिंसेस की शादी करना आप लोगों को सही लगता है क्या? तो मेरे ख्याल से सही चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर युवान हाउ कहता है, अरे वो लोग क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते, इसे हमसे क्या मतलब, लेकिन हमें मतलब एक चीज से, क्योंकि एस्टर डिवाइन किंगडम के कुछ बंदे हमारे सिपाहियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, हमारे सिपाहियों के आसपास के इलाकों में ढंग से जाने भी नहीं देते, और उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द हमारे पूरे सेक्ट के ऊपर कब्जा भी कर लेंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमने प्रिंसेस को उनके हाथे भेज दिया, मेरा मतलब कि शादी के लिए हामी भर दी, ताकि कम से कम एस्टर डिवाइन किंगडम वालों से हमारा पीछा तो छूटेगा और हम लोग सुकून की जिंदगी गुजार पाएंगे। तो इसी वजह से हम शादी करवा रहे हैं। तो बुइया समझ चुका था उसको जल्द से जल्द जाके उसकी बहन को बचाना होगा, वरना बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो वो सभी से कहता है, लगता है ना टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं, रुक जाओ थोड़ा खाना खा के जाओ, लेकिन बुइया वहाँ से जा चुका था ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। तो फिर युवान हाउ कह रहा था, अरे थोड़ी देर रुक जाते तो मैं कुछ लड़कियों का बंदोबस्त कर देता तुम्हारे लिए, साथ में लेके जाते और लड़कियों के साथ मौज करते। पर जो क्वीन थी वो उससे कहती है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लड़कियां चलती रहती है, तुम अपना मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जाओ। तो फिर क्वीन जो थी वो यहाँ पे चैन से कहने लग जाती है, चैन जरा बुइया के ऊपर नजर रखना, मुझे बुइया कुछ ठीक नहीं लगता है कि टीम का कुछ पुराना ही साथी है जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के आया हुआ है। तो इस चीज को चैन मान जाता है। तो वही बुइया जो यहाँ पर बीस्ट के ऊपर सवार होकर सीधा अपनी बहन को बचाने के लिए निकल जाता है, ताकि जल्द से जल्द जाकर अपनी बहन को बचा सके। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ मौज कर रही। वो लड़के से कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो लड़का कहता है, तुम जो प्यार से दोगी वो मुझे चाहिए, बस जल्दी से मुझे दे दो। तो वो लड़की कहती है, तुम मांग ही रहे हो तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो इतना कहने के बाद वो खुद को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और वहीं पे उस लड़के को खा के निकल चुकी थी। बेचारे लड़के ने सोचा कुछ और था, लेकिन उसको तो मिला कुछ और। वहीं दूसरी तरफ हम एक पुराने टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो शराबी जो था वो बुइया की बहन प्रिंसेस वयो के साथ वहाँ पे आ रहा था। प्रिंसेस यहाँ पे शराबी से कहना चाहती है, अब सब ठीक तो है ना, या फिर तुम्हें अभी भी टेंशन है? तो शराबी कहता है, अब धीरे धीरे मेरी टेंशन खत्म हो रही। वो तो अच्छा हुआ कि उस टाइम मास्क वाले बंदे ने आकर मुझे बचा लिया, वरना वो लोग तो मुझे मार ही दिए होते। पर मैं
मर भी जाऊँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं भैया के खिलाफ तो नहीं जाऊंगा। और उनके जैसा प्रिंस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा और उनको इन्हीं लोगों ने मिलकर मरवा दिया। मैं भैया के बारे में अभी भी जानकारी निकाल रहा हूँ, क्या पता कहीं वो बच गए होंगे तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। तो अब प्रिंसेस यहाँ पे शराबी से कहने लग जाती है, तुम भैया के बारे में कितना सोचते हो, लेकिन एनी टाइम भैया का नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि उस युवान हाउ और बाकियों ने मिलकर पूरे शहर के अंदर ये खबर फैला दी है, जो भी भैया का नाम लेगा उसकी जान ले ली जाएगी। तो तुम इसलिए अपनी सेफ्टी के भैया का नाम मत लो। तो उसके बाद जो प्रिंसेस थी वो यहाँ पे महल जो टेम्पल के पीछे बना हुआ उसी टेम्पल में आ चुकी थी, जहाँ पे टेम्पल के अंदर कुछ लोग कैद थे। वो लोग कैद बल्कि यहाँ पे छुपे हुए होते हैं, क्योंकि बाहर इनको ऑर्डर दे दिया गया था जान से मारने का, और ये सारे के सारे लोग मासूम और निर्दोष हैं। तो उन्हीं लोगों को प्रिंसेस यहाँ पे छुपा के रखी थी दुनिया की नजरों से, ताकि कोई भी अगर इनको देखे तो उनकी जान ना ले। और उनमें से एक छोटा बच्चा होता जो कि बहुत ज्यादा बीमार था और उसको बहुत ही जल्द से जल्द इलाज की जरूरत, और अगर उसको इलाज नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती है। कुछ खास तरह के हब्स यहाँ पे लगेंगे जिसकी मदद से बच्चे को ठीक किया जा सकता है। और जो हब्स प्रिंसेस लेके आई थी उससे काम नहीं हुआ, जिस चीज के बाद वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम करेंगे तो करेंगे क्या। और जो लोग यहाँ पे छुपे हुए थे वो लोग प्रिंसेस से कहते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डालिए, आपने जितना हमारे लिए किया है ना वो बहुत है, और अगर किसी ने आपको देख लिया यहाँ पे आते हुए तो आपको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए आप यहाँ से तुरंत ही चले जाइए। और अगर हमारी किस्मत में बचना लिखा हो तो हमें कोई ना कोई जरूर बचा लेगा। इसलिए प्रिंसेस जो थी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन वो जाने से पहले सबको यकीन दिलाती है, आप लोग बेफिक्र रहना, मैं किसी न किसी डॉक्टर को चुपके से यहाँ भेजने की कोशिश करूंगी जो कि आप लोगों की यहाँ पे इलाज करेगा, और आप लोग बेफिक्र रहना, मैं यहाँ पे आऊंगी जरूर किसी डॉक्टर के साथ। और इतना कहने के बाद प्रिंसेस वहाँ से अपने दासी के साथ जाने लगती है, लेकिन जैसे वो जा रही थी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसको हमने थोड़ी टाइम पहले ही देखा था, और इसका नाम होता है कियान। वो यहाँ पे आने के बाद प्रिंसेस से कह रही थी, अरे प्रिंसेस तुम यहाँ, तुम्हें पता है ना कि हमने किस चीज का प्रॉमिस किया था, हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम उस रिवर के पास जाएंगे, और उस रिवर के पास जाने के बाद तुम्हारा जो भाई भैया जो कि मर गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पे एक पूजा रखवाएंगे, और हम उसके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। देखो तो तुम वहाँ पे आई ही नहीं, और तुम यहाँ पे किसी खंडर टेम्पल के अंदर आ गई हो जहाँ पे कोई रहता भी नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? ओ अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इस टूटे हुए टेम्पल के अंदर किसी को छुपा के रखा है जो शायद रातों को तुम्हें मजे देता होगा? क्यों, सच कह रही हूँ ना, कई सारी लड़कियों को छुपा के रखा होगा तुम उनके साथ मजे करने के लिए। तो दासी जो थी वो बीच में आके कहती, तुम प्रिंसेस के बारे में क्या बोल रही, तुम प्रिंसेस से इज्जत से बात करो। लेकिन वो कियान उस दासी के ऊपर सीधा अटैक कर देती और उसको वहाँ से उड़ा के दूर फेंक देती कि यहाँ पर नौकर भी आए हैं मुझसे बात करने के लिए, तू अपनी औकात में रह। और वो जो प्रिंसेस थी वो वहाँ पे उसको पकड़ लेती और उसका गला दबाते हुए कहती, इज्जत से बचाकर तू यहाँ पे क्या कर रही, क्योंकि मैंने सुना है ना कुछ बंदे थे जिनको कैद करके रखा गया ताकि उनकी जान ली जा सके, लेकिन अचानक से वो सारे के सारे बंदे गायब हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस बंदे को छिपाकर इस टेम्पल के अंदर रखा हुआ है जिससे मिलने के लिए तू यहाँ पे आई हुई थी? तो देख, अगर तू ऐसा कर रही है ना तो तूने बहुत ही बड़ी गलती कर, जिसकी सजा तू शायद भुगत भी नहीं पाएगी। तो तू बता ना, फिर मेरे कान में आकर तू बता दे कि तूने यहाँ पे उन लोगों को छिपा के रखा। मैं सच में क्वीन को इस बारे में नहीं बताऊंगी। क्वीन क्या, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, बस तू मेरे कान में सच्चाई बता सकती। तो प्रिंसेस कहती है, तू कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं तुझे नहीं बताने वाली, तू एक नंबर की घटिया लड़की है। कि ये सुनको जो कियान वो यहाँ पे भड़क चुकी थी कि तभी वहाँ पे शराबी आकर पहुँच जाता है जो कहता है, अगर तूने प्रिंसेस के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कियान एक ही अटैक में उस शराबी को उड़ाकर दूर फेंक देती। कियान दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही और वो प्रिंसेस से कहने लग जाती है, आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की जैसे कि तुमने मुझसे बात की। तुम्हें पता है कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। एक तो तूने मुझसे गलत तरीके से बात की और उल्टा तूने यहाँ क्वीन के बगैर, उनके जानकारी के बगैर कुछ लोगों को यहाँ पे छुपा के रखा जिनको मारने का ऑर्डर। तुमने तो 2 अपराध किए जिसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। तो चलो फटाफट मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो जैसे आप प्रिंसेस के ऊपर अटैक करती और उसकी जान लेने वाली थी कि तभी वहाँ पे भैया पहुँच जाता है जो कि अपनी स्टिक फेंक के मारता। इसकी वजह से कियान वहाँ से उड़कर दूर जाके गिर जाती। तो फिर सारे लोग कहते हैं, अरे ये तो वही मेहमान है जिसने कि शराबी को आके यहाँ पे बचाया था। और फिर सभी लोग उस भैया को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये तो हमें इस कियान से बचा लेगा। फिर कियान जो थी वो भैया को देख के कहने लग जाती है, ओ अच्छा, तुम तो वही हो ना जिसके स्वर्ण सेक्ट ने नेशन
इंस्पेक्टर बनाया, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर भुइया कहता है मेरा काम ही यही है अपराध को होने से रोकना। तो तुम यहाँ पे एक लड़की के ऊपर अत्याचार कर रही हो, तो उसको बचाने के लिए मुझे यहाँ पे आना ही था। तो फिर कियान कहती अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूं कि तुम अपनी ड्यूटी किस तरह से करते हो। वैसे तुम एनी टाइम ये मास्क लगा के क्यों रहते? तुम्हें पता है ना मुझे लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं तो पहले उनको रुझाती, फिर उनको अपने पास बुलाती, फिर उनको अच्छे ऑफर देने के बाद उन्हें सीधा निकल जाती। वही काम मैं तुम्हारे साथ भी कर, लेकिन तुम तो अपना मास्क उतार ही नहीं रहे। तुम जरा अपना मास्क तो उतार, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ कि तुम अच्छे दिखते हो या फिर नहीं दिखते हो। और अगर तुम अच्छे दिखते हो मैं तुम्हारे साथ मजे करते हुए उसके बाद तुम्हें मारूं, और अगर तुम बुरे दिखे तो मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगा। तो मिंग लोंग यहाँ पे भुइया से कहने लग जाती है अरे भुइया देखो तो क्या कमाल का ऑफर दे रही, लगता है तुम्हारे आगे की नकली लड़कियों के बीच में ही घूमने वाली, ये तो तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाने का ऑफर दे रही है। जाओ जाओ तुम भी मौज करो। लेकिन ये सुन भुइया को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो यहाँ पे कियान से कहता है बस बहुत हो गया, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कियान के साथ ही भिड़ चुका था, ताकि दोनों जब एक दूसरे से फाइट करे तो उसको भुइया हरा सके। तो कियान यहाँ पे उससे कह रही थी तूने अपनी पावर देखा, तेरी पावर जो है वो बॉडी रिफाइनमेंट 9th लेवल की है, और तुम मुझसे आया फाइट करने की, और मेरा लेवल बॉडी रिफाइनमेंट 10th लेवल पे है। तो इसका मतलब मैं तुमसे एक लेवल आगे हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है तू मुझे हरा सकता है? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। लेकिन भुइया यहाँ पे उसको बहुत मारता, जिस वजह से वो ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही उस भुइया के सामने। और बची कुची कसर वो बंदर आके पूरा करने लग जाता है, और उसको मौका मिलता तो वो पत्थर ही उठा के फेंक के मारता है उस कियान। इसके बाद उसके बीच में आकर आगे बढ़कर एक अटैक उसके ऊपर करता, जिस वजह से कियान की हालत खराब हो चुकी थी। और जब इसकी हालत खराब हुई थी तब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती, जो कि उसका बीस्ट रूप है। वो असल में एक बीस्ट है, और वो खुद को एक लड़की में बदल सकती है, ताकि वो लोगों को अपने जाल में फंसाते हुए अपना खाना बना सके। वो यहाँ पे सीधा भुइया को खाने के लिए तैयार, और ये देख के भुइया हैरान रह जाता है। और उसके बाद भुइया को याद आया था यही वो स्नेक जिसने महल से निकलने के बाद हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर ने आकर उसको बचा लिया। तो ये तो उसकी पुरानी दुश्मन हुई। तो इस वजह से भुइया जो था वो सीधा का सीधा अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता, और अपनी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वो उस कियान के ऊपर अटैक कर चुका था। उसके बाद फिर क्या एक ही अटैक में कियान की हालत खराब हो जाती, और वो भुइया से कहती है कि आखिरकार तू है कौन, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो कि इतने बुरी तरीके से तू मेरे पीछे पड़ गया। तू मुझे जाने दे और मुझे माफ कर, मैं जिंदगी भर तेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरी जान बख्श दे। और मैं तेरे को क्या, मैं किसी को आगे से परेशान नहीं करूँगा, बस तू थोड़ा सा मौका दे। लेकिन भुइया कहता है तेरी हरकत ना इतनी ज्यादा घटिया कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तू मासूम लोगों को अपना चारा बना के खा लेती, तो तुझ जैसे इंसान का जिंदा रह के कोई फायदा नहीं। वो अपना मास्क निकाल उस कियान को दिखा देता, जिसके बाद वो समझ जाती ये कोई और नहीं बल्कि भुइया ही। इसके पहले वो किसी को कुछ बता पाती कि भुइया उसके ऊपर अटैक कर देता। और कियान यहाँ पे कहते हुए जा रही थी तुम यहाँ पे अकेले तो आए हो, लेकिन तुम अकेले सारे दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। पर भुइया कहता है ये तो टाइम ही बताएगा, अब तो टाइम भी बदल चुका है, अब मैं अपने सारे के सारे दुश्मनों को मार डालूंगा, और मेरे हाथों से ही मेरे दुश्मनों को मरना होगा। इसके बाद उसने कियान को भी मार दिया था। और फिर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार हमारे शहर के अंदर इतना भयंकर बीस्ट आया तो आया कैसे, ये है कौन, आखिरकार ये कहाँ से आया। तो वहीं पर चैन भी खड़ा, जो कि सारी की सारी चीजें देख लेता कि इसने यहाँ पर कियान को मार। शायद उसने ये नहीं देखा हो कि असल में मास्क के पीछे भुइया ही है। तो वहीं पे प्रिंसेस जो थी वो अपनी दासी का ख्याल रख रही थी, क्योंकि उसको चोट लग गई थी उस कियान से लड़ने के दौरान। कि तभी वहाँ पे भुइया पहुँच जाता, जो कि अपना मास्क निकाल के आया हुआ था, और उसको देख प्रिंसेस एकदम हैरान रह जाती। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भुइया को इस बारे में पता चला था कि उसके बहन की शादी जबरदस्ती ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का जो प्रिंस है उसके साथ जबरदस्ती करवाई जा रही है, ताकि ईस्टर्न डिवाइन किंगडम जो है वो युआन हाउ क्वीन के सेक्ट के ऊपर हमला ना करे। तो इसी वजह से वो लोग भुइया की बहन को उसके हवाले कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो उनके हाथों में उसको बेच रहे हैं, ताकि ईस्टर्न डिवाइन किंगडम से उनका पीछा छूट जाए। और इस चीज को जानने के बाद भुइया काफी ज्यादा गुस्सा हो
चुका था। वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ से निकल चुका था और उसी के साथ साथ जो बुइया की बहन थी उसके ऊपर एक स्नेक डीमन ने हमला कर दिया होता है कि तभी वहाँ पे बुइया आकर उसको बचा लेता है। बुइया के बहन की जान बच चुकी थी, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बुइया जो था वो अपनी बहन के कमरे में आ चुका था और जैसे वो यहाँ पे अपना मास्क निकालता है उसकी बहन उसको देखकर एकदम ही ज्यादा हैरान रह जाती है। उसको तो यकीन ही नहीं होता। वो कहती है बुइया क्या तुम हो? तुम हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए लेकिन तुम वापस आ गए तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो बुइया कहता है जब किस्मत में मेरा दोबारा से आना यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैं इस दुनिया से कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि सारे दुश्मनों की मौत तो मेरी हाथों ही लिखी हुई है ना, और उनको मारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो ना ही तुम्हें कुछ होगा और ना ही मुझे कुछ होगा और हम दोनों साथ में मिलकर सारे के सारे दुश्मनों को उनकी औकात दिखा देंगे। तो उसकी बहन कहती है तुमने इतने टाइम के अंदर इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया होगा, ना जाने तुम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे होगे पिछले इतने सालों से। तो फिर बुइया कहता है उतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। स्नेक डीमन ने मेरे ऊपर हमला किया था तो स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर ने मुझे बचाया था और वो वहाँ से अपने सेक्ट में मुझे अपने साथ लेके गए और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ गुजारी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चला उसी युआन हाउ और उस क्वीन के मुँह से कि वो लोग तुम्हें एक हिसाब से बेच रहे हैं उस इंस्टेंट डिवाइन किंगडम वालों को, ताकि उन दोनों में जो आपसी दुश्मनी है वो खत्म हो जाए और आखिरकार वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इस तरह का घटिया काम वो लोग कैसे कर सकते हैं। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी नहीं माफ करने वाला हूँ और जब तक मैं एक एक को मौत के घाट न उतार दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर उसकी बहन एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है। मुझे तो डाउट तो पहले से ही लग रहा था कि वो लोग मुझे इतनी ज्यादा जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इस शादी के लिए, लेकिन आज तुमने मुझे इसकी वजह भी बता दी। सच में उनसे घटिया और उनसे गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन तुम जो भी करोगे ना सबसे पहले अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना। मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। कि तभी वहाँ पे युआन हाउ आने लग जाता है जो कि कुछ काम के सिलसिले में बुइया की बहन से यहाँ पे मिलने आया था। लेकिन जब वो बुइया को यहाँ पे देखता है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बुइया की बहन उसको सारी बात बताती है मुझ पर स्नेक डीमन ने हमला कर दिया था, लेकिन बुइया ने यहाँ पर आकर उस स्नेक डीमन को मारकर मेरी जान बचाई, तो इस वजह से मैंने बुइया को अपने घर पे बुलाया है। और ये सुनकर युआन जो था वो अंदर ही अंदर गुस्सा करने लग जाता है और ये बुइया को यहाँ पे क्यों बुलाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुइया के साथ कुछ प्लानिंग कर रही है और हो सकता है ये अपनी बातों में बुइया को फंसा लेगी। तो हो सकता है बुइया इसको यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करे। ये तो एक नंबर की घटिया लड़की है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना ना जाने ये कब यहाँ से निकल जाए और ये बुइया के साथ इस महल से फरार हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने दूंगा। तो फिर वो बुइया की बहन से कहने लग जाता है देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कम से कम 1000 सिपाहियों को बाहर लगा दिया है, तो यहाँ पे किसी तरह के डीमन क्यों ना आ जाए, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर उसके बाद वो बुइया की बहन को अपने पास बुलाता है और उसके कान में उसको धमकाते हुए कह रहा था अगर तुमने एक भी बार यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो जितने भी सोल्जर्स को मैंने बाहर लगाया है तो मैंने उनको यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करती हो तो वो उसी टाइम तुम्हें मार देंगे। और बाहर जितने भी सोल्जर्स खड़े हैं उनमें से कई सारे हैं जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे मौजूद है और अगर तुम कुछ भी मिलके बुइया के साथ प्लानिंग कर रही हो ना तो तुम फिर भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी। मैं तो सिर्फ तुमको धमका रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा, तो इस बात को तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। तो फिर बुइया की बहन कहती है एम्परर मैं आपकी बातें समझ गई, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। तो ये सुनकर युआन हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, चलो मैंने यहाँ पर आग में घी डाल दिया, अब बुइया की बहन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगी ही नहीं। ये तो अंदर से बेचारी बहुत ही ज्यादा डर गई और जब वो यहाँ से बड़े ही आराम से यहाँ से बाहर जा रहा था कि वो बंदर रास्ते में केले का छिलका फेंक देता है, जिस वजह से युआन हाउ वहाँ पे गिर चुका था। और फिर युआन हाउ कहता है बदमाश बंदर कहेगी तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए, मैं तुझे बिल्कुल छोड़ूंगा ही नहीं, तू तो मेरे बराबरी का भी नहीं है कीड़े मकोड़े कहीं का, तो मुझे तुमसे अपने मुंह लगाकर मेरा मूड खराब नहीं करना। तो इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद बुइया की जो बहन थी वो बुइया से कहने लग जाती है तुम्हें उस शराबी के बारे में पता है, युआन हाउ जिसको अपने पास पकड़ के लेके गया था, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने बहुत बार मेरी हेल्प की और तुम्हारे जाने के बाद उसने हर टाइम मेरा साथ दिया। तो उसी से मुझे एक छोटी सी खबर मिली है,
वो जो क्वीन है ना, वो एक जगह पे कुछ लोगों को छिपा के रखी है। ना जाने उसने वहाँ पे लोगों को क्यों छिपाया है और उसका क्या मकसद है, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो तुम जाना उस शराबी के पास, अगर उसको कुछ डिटेल पता चलेगी तो वो तुम्हें बता देगा। तो अगर क्वीन और युआन हाउ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। तो भैया कहता है ठीक है, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। तो इतना कहने के बाद भैया यहाँ से शराबी से मिलने जा चुका था। उसके यहाँ से जाने के बाद भैया की बहन अपने मन में कह रही होती है, भैया मैं तुमको इन सभी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ने देना चाहती। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने फादर और मदर को क्या मुँह दिखाऊंगी। मैं तो मुसीबत में थी और मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। और दूसरी तरफ हम उसी क्वीन को देखते हैं जो कि कमरे में बैठकर चैन से बातें कर रही थी और वो चैन से कह रही थी हमारा प्लान तो बिल्कुल बराबर तरीके से चल रहा है और अगर कुछ बीच में गड़बड़ी नहीं होती है ना तो हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं तो कुछ गड़बड़ी होने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पे भागते हुए युआन हाउ पहुँच जाता है, जो कि जहाँ पे आने के बाद क्वीन से कह रहा था अनर्थ हो गया, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। उस स्नेक डीमन को भैया ने पकड़ के मार दिया। और ये बातें सुनकर वो लड़की जो क्वीन को संभाल रही थी उसके हाथ से एक क्लिप गिर जाती है, क्योंकि वो इस बात को सुन के काफी ज्यादा डर गई थी। और फिर उसके बाद वो क्वीन से माफी मांग रही होती, देखिए क्वीन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था इसे गिराने का, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वो क्वीन तो सुनती ही नहीं, वो लड़की की वहाँ पे जान ले लेती है। किसी और का गुस्सा उस लड़की पे उतार के उसकी जान ले ली होती है। फिर क्वीन कहती है वो जो स्नेक डीमन थी उसकी ऐसी हरकत ही थी और अगर आज उसे भैया ने नहीं मारा होता तो कल कोई और उसे मार ही देता, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने लग गई थी, इसलिए उसका मरना तो तय था। युआन हाउ उस क्वीन को अपनी माँ कह के बुला रहा होता है, तो हो सकता है वो उसकी माँ होगी। फिर वो कहता है माँ आपको पता है भैया की जो बहन है ना वो भैया के साथ मिलकर किसी तरह का प्लान बना रही है, हो सकता है वो भैया को रुझाने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसके करीब हो जाए। तो उसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर इस महल से फरार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा और सब कुछ चौपट हो जाएगा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो फिर चैन कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, भैया तो उसके कमरे में गया तो गया ही क्यों, कौन सा ऐसा काम आ गया था जो भैया उसके कमरे में चला गया। तो युआन कहता है उस भैया के बहन के ऊपर उसी किया ने हमला कर दिया था, तो भैया उसको जाके बचा रहा था। फिर तभी भैया की जो बहन है उसने भैया को अपने कमरे में बुलाया, वो दोनों इतना करीब होके आपस में बातें कर, तो इसीलिए मेरा शक बिल्कुल सही है कि भैया की बहन उसको अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है और जब वो उसकी बातों में आ जाएगा तो वो दोनों पक्का यहाँ से भागेंगे। मैंने तो अभी यहाँ पे भैया और उसकी बहन को डरा कर यहाँ पे आया हूँ कि मैंने बाहर 1000 सोल्जर्स लगा दिए हैं जो कि कभी भी यहाँ पे भैया की बहन की जान ले सकते हैं अगर वो भागने की कोशिश करती है तो फिर बाकी लोग कहते हैं हाँ तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि वो सारे के सारे सोल्जर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके सामने भैया और उसकी बहन कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता। और इन लोगों को भैया ने अपना नाम सुन दाऊजी बताया था जो कि उसके अंकल का नाम था जो कि यहाँ पे मर चुके हैं, कि वो भैया को सुन दाऊजी कह के बुला रहे होते हैं कि भैया की बहन सुन दाऊजी के साथ कुल छर्रे उड़ा रही है। तो इन लोगों को नहीं पता कि असल में वो दोनों भाई बहन। लेकिन चैन जो था वो यहाँ पे युआन हाउ से कहने लगता है मुझे एक चीज का डाउट तो था, वो जो सुन दाऊजी है ना वो बड़ा ही खतरनाक इंसान है, हो सकता है कि वो अकेले इतने सारे सोल्जर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो हमें फूक फूक के कदम रखने और अगर हमने यहाँ पे कोई गलती की तो हमारा इतने टाइम से बनाया हुआ प्लान सब बर्बाद हो जाएगा। तो युआन हाउ अपनी माँ से कहने लग जाता है माँ आपको क्या लगता है जो भैया की बहन है वो सुन दाऊजी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगी, क्या सुन दाऊजी उसकी हेल्प करेगा महल से भागने में। तो क्वीन कहती मुझे भैया की बहन के ऊपर बहुत ही ज्यादा शक होता है, वो एक नंबर की घटिया लड़की है, वो इस तरह से बातें करती है कि उसकी बातों में कोई भी आ जाए तो सुन दाऊजी का उसकी बातों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद क्वीन जो है वो अपने कुछ खास सोल्जर्स को बुलाती है और वो कहती है जाओ और भैया को जान से मार दो, सुन दाऊजी हमें जिंदा नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी। फिर ये चीज सुनकर युआन हाउ और चैन उससे कहने लगते हैं आपने तो सीधा सुन दाऊजी को मारने का ऑर्डर दे दिया, वो तो आया था ना स्वर्ण सेक्ट से, अगर वो यहाँ पे मर गया ना तो स्वर्ण सेक्ट वाले हमसे सवाल करेंगे कि ये मर कैसे गया, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं होगा, तो फिर हम क्या करें। तो फिर क्वीन कहती है उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, तुमने देख लिया होगा ना कि सुन दाऊजी को बुराइयां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो किसी को भी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता। और वैसे भी हमारे सिटी के ऊपर वो जो कियान यानी स्नेक डीमन थी उसने तो हमारे सिटी के ऊपर हमला किया ही था, तो हम ये खबर फैला देंगे कि स्नेक डीमन से लड़ते हुए
भुइया ने अपनी जान गंवा दी। वो गया था कई सारे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अफसोस वो वहाँ से लौट के नहीं आ पाया। तो जिस वजह से हमें किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भुइया मारा भी जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा कि उसकी नेचुरल मौत थी। और भुइया अपनी जान से हाथ धो बैठा, जिस पर जुआना और चैन कहने लग जाते हैं, वाह क्वीन, आपके दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्या बढ़िया दिमाग लगाया आपने। तो इस तरह से भुइया हमारे रास्ते से साइड भी हो जाएगा। और जो भुइया की बहन सपना देख रही है कि सुन दाऊ जी के साथ ये महल छोड़ के भागने का, तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा और हमें अब अपना प्लान करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हम अपने प्लान में कामयाब होकर रहेंगे। और दूसरी तरफ हम उसी शराबी को देखते हैं जो कि एक कोठे पे आके आराम से शराब पी रहा होता है और कुछ लड़कियां थी जो उसको खाने पीने की चीजें दे रही होती है, लीजिए शराबे खाइए, और उसके खिलाने के साथ साथ उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। जिस शराबी तो यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। तो फिर वो शराबी उनसे कह रहा होता है, मुझे ना तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी? मैं तुम्हें उसके बदले में पैसे भी दूंगा। लेकिन वो लड़कियां जवाब देने के बदले उसके करीब ही आते जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे भुइया आके पहुँच जाता है जो कि उन लड़कियों को बेहोश कर देता है। शराबी भुइया को देख के यहाँ पे कहता है, प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पे भेजा है तुमसे कुछ बात करने के लिए। और ये सुनकर वो शराबी कहता है, अच्छा प्रिंसेस ने आपको भेजा है, बताइए फिर आपको क्या काम है, अगर कोई हेल्प होगी तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर भुइया कहता है, उसने कहा है कि तुम्हें किसी इंसान के बारे में जानकारी मिली है जिसको ढूंढने के काम पे तुम्हें लगाया गया था, तो तुम यहाँ पे आकर लड़कियों के साथ एंजॉय क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसका ज्यादा शौक लग रहा है। लेकिन शराबी कह रहा था, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुना है जिसको भी उस क्वीन ने छुपा के रखा हुआ है वो लोग इसी कोठे के अंदर छुपे हुए हैं, तो उसी की जानकारी निकालने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। मैं तो उनके ही बारे में इनसे पूछ रहा था, लेकिन तुमने तो इनको पहले ही बेहोश कर दिया। मेरा तो मौज मस्ती करने का कोई भी इरादा नहीं था। ये सुनकर भुइया भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली है कि उनका क्या प्लान चल रहा है? हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी निकालनी होगी। वो दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे दो बंदे आकर यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये दोनों वही बंदे थे जिसको क्वीन ने भेजा था भुइया की जान लेने के लिए। उसने तो सीधा का सीधा अपनी कुल्हाड़ी फेंक के मारा था भुइया की तरफ, जिस वजह से भुइया की जान तो चली जाती, लेकिन भुइया जो होता है वो अपने आप को और उस शराबी को दोनों को बचा लेता है, जिस वजह से उन दोनों की जान यहाँ पे बच चुकी थी। लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और कौन आ गया यहाँ पर जो कि हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। वो कुल्हाड़ी यहाँ पे भुइया के ऊपर एक से बढ़ के एक अटैक किए जा रही होती है और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेन टारगेट तो भुइया ही था। भुइया यहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बहुत मार रहा होता है कि तभी वहाँ पे आ जाता है वो दोनों सोल्जर, जो कि दोनों एक साथ आकर भुइया के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक का नाम था रेड आई और दूसरे का नाम था व्हाइट आई, और दोनों ने अपने आंखों पे पट्टियां लगा के रखी होती है और उन दोनों का जो कल्टीवेशन लेवल था वो बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल का था, जिसमें भुइया अभी 9th लेवल पे मौजूद है, यानी कि वो दोनों भुइया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो भुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो भुइया उस शराबी से पूछ रहा था कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम्हें भेजा था किसने जो तुम हमें मारने के लिए यहाँ पे आ गए। वो सोल्जर से भुइया पूछ रहा था कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और हमें मारने के लिए क्यों आ गए, तुम्हें हमें मारने के लिए किसने भेजा था। और वो दोनों भुइया के ऊपर अटैक किए जा रहे थे कि तभी वो शराबी बीच में आकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन शराबी का लेवल भुइया से भी ज्यादा नीचे था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए वो दोनों बंदे मिलकर भुइया और शराबी को बहुत मारते हैं, जिस वजह से दोनों की हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन भुइया इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला है। तो फिर शराबी यहाँ पे कह रहा था, मैं अपनी जान यहाँ पे क्यों ना दे दूं, लेकिन भुइया को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मेरे होते हुए भुइया का कोई बाल नहीं भागा कर सकता, तो उसकी जान लेना तो दूर की बात। तो फिर भुइया जो था वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बंदे के साथ अपनी स्टिक लिए कमाल की फाइट कर रहा था। रेड आई और व्हाइट आई को वो मार मार के उठा उठा के फेंक रहा था, जिस वजह से उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और एक को तो लग रहा था कि उसने जान से ही खत्म कर दिया और दूसरा वाला ये चीज देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है, जिस वजह से वो भुइया के ऊपर दोबारा से अटैक करने लग गया था। वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से एक से बढ़ के एक अटैक करने लगता है भुइया के ऊपर ताकि वो भुइया की जान
नहीं सके। लेकिन भुइया भी यहाँ पे कमजोर नहीं था, वो भी एक से बढ़ के एक अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। और ये फाइट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि ये कोठा यहाँ पे टूट जाएगा और यहाँ पे एकदम भूकंप सा आने लग जाता है। लेकिन तब ये लोग अपनी फाइट रोकने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर भुइया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा अटैक घसीट के दे के मारता उस बंदे को कि उसकी आंखों पे लगी हुई पट्टी बाहर निकल चुकी थी, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उस बंदे की तो एक ही आंख और वो तो फाइट आंख है, और अगर दूसरे वाले बंदे की पट्टी निकल तो उसकी आंखें लाल होती। तो इसी वजह से इन दोनों का नाम, एक का नाम रेड आई और दूसरे का नाम फाइट आई था। तो जिस वजह से दोनों बंदे यहाँ पे मारे जाते हैं। भुइया ने यहाँ पे दोनों बंदे को मौत के घाट उतार दिया। तो उन दोनों के मरने की वजह से यहाँ पे कमरे में कई सारे लोग आने लग जाते हैं और वो लोग देखने आ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, कि आखिरकार यहाँ पे कैसी आवाज आ रही थी। और वो लोग यहाँ पे आते हैं कि उससे पहले भुइया और बाकी लोग यहाँ से भाग चुके थे, ताकि किसी को पता न चल जाए कि असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो लोग यहाँ पे आए थे वो लोग बस ढूंढते रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे बाकी सारे लोग कहाँ चले गए, आखिर इस कमरे के अंदर क्या हो रहा था। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चल पाता। जो सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।